प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव बाजार गेस पेपर की सहायता से तैयार किया हुआ मॉडल सेट को देख रहे थे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लिया है। सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग विषयनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और हिंदी इलेक्टिव के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपका ये गद्यांश पढ़ लीजिएगा, हम बढ़ा देते हैं, थोड़ा कहानी है, इसी से संबंधित नीचे सवाल दिया गया है और इसी से खोज के आपको आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, उत्साह की संज्ञा किसे नहीं दी जाती है? तो जब तक आनंद का लगाव किसी व्यापार, क्रिया या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता है तब तक उसे उत्साह की संज्ञा नहीं दी जाती है। दूसरा है, उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण क्या है? तो प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, तो इसका हो जाएगा उत्साह का स्वरूप। इसी का अथवा में क्वेश्चन है, पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस पद्यांश को पढ़ लीजिएगा। इसका क्वेश्चन है, तुच्छ पत्र की स्वकर्म में तत्परता से कवि का क्या आशय है? तो तुच्छ पत्ता भी धरती पर सदा छाया करता है, वह स्वयं धूप गर्मी सहकर भी अपने कर्तव्य पालन में तत्पर रहता है। ख है, सूर्य सदैव कौन से कर्म में सक्रिय रहता है? तो सूर्य सदैव प्रातः काल उदय होकर संसार में प्रकाश एवं ऊष्मा फैलाकर सबके जीवन की रक्षा करता है। ग है, सब हैं लगे कर्म में, इससे कवि ने क्या संदेश दिया है? तो इससे कवि ने यह संदेश दिया है कि प्रकृति हमेशा अपने कर्तव्य पालन में तत्पर रहती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने कर्तव्य पालन में सदैव तत्पर रहना चाहिए। अब है अभिव्यक्ति और माध्यम एवं रचनात्मक लेख से। तो झारखंड के पर्यटन अथवा झारखंड की संस्कृति पर आपको एक निबंध लिखना है। तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। झारखंड के पर्यटन हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। कौन कौन पर्यटन स्थल है, घूमने फिरने वाला जगह कौन है? हुंडू जलप्रपात है, चान्हो जलप्रपात है, दसम जलप्रपात है, पंचघाघ है, बिरसा जैविक उद्यान है, टैगोर हिल है, गोंदा पहाड़ी है, रांची झील है, पतरातू घाटी है, क्रोकोडाइल पार्क है, पहाड़ी मंदिर है, देवड़ी मंदिर है, जगन्नाथपुर मंदिर है, सूर्य मंदिर, रजरप्पा मंदिर। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये निबंध है, आपको ये निबंध को लिखना है। फिर आपका भद्रकाली मंदिर के बारे में है और बिरसा मिर्ग बिहार के बारे में। यदि आप झारखंड की संस्कृति पर लिखना चाहते हैं तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। झारखंड के त्यौहार क्या है? सरहुल है, आपका हल पुहनाया है, कब कब मनाया जाता है, मैं धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। ये निबंध है, चूँकि बहुत लंबा हो जाएगा, इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो और भी लंबा वीडियो हो जाएगा, जो आपके लिए उबाऊपन हो जाएगा। झारखंड का संगीत और नृत्य है, झारखंड का भोजन है। उसके बाद आपको ख नंबर में है, नगर के रांची विद्युत बोर्ड के महाप्रबंधक को पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा के दिनों में बार बार बिजली चले जाने से उत्पन्न असुविधा का वर्णन हो। तो लिखना है, सेवा में अध्यक्ष रांची विद्युत बोर्ड रांची महोदय। उसके बाद कॉमा देके नीचे से लिखना है, मैं इस पत्र द्वारा आपका ध्यान नवीन शाहदरा क्षेत्र में बिजली के संकट से उत्पन्न कठिनाइयों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। नवीन शाहदरा पुस्तक छपाई उद्योग की दृष्टि से दिल्ली का प्रमुख केंद्र बन गया है और इस क्षेत्र में और भी अनेक लघु उद्योग धंधे हैं। इस क्षेत्र में घंटों बिजली नहीं होती, जिसके कारण यहाँ के निवासियों, व्यापारियों तथा विद्यार्थियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बीच बीच में 10-5 मिनट को बिजली आती है तो राहत का अनुभव होता है, परंतु थोड़ी ही देर में पुनः चली जाने पर ऐसा लगता है मानो बिजली आग मिचौली का खेल खेल रही हो। यह सिलसिला प्रायः प्रतिदिन चलता है। यदि बिजली जाने का कोई निश्चित समय हो तो सन्न किया जा सकता है, परंतु अनिश्चितता से सभी को अत्यधिक कष्ट होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिजली आती तो है पर बहुत कम वोल्टेज की, जिससे ट्यूब आदि भी नहीं जलती। हमने दिल्ली विद्युत बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों से अनेक बार प्रार्थना की, परंतु हमारी एक न सुनी गई। बिजली के न आने से विद्यार्थियों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। यदि यह क्रम और जारी रहा तो इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के
परीक्षा परिणाम पर बुरा असर पड़ेगा। उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। बिजली चले जाने से असामाजिक तत्वों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। बिजली के न आने से बिजली की भी भीषण समस्या उत्पन्न होती है। आप सोच सकते हैं कि गर्मी के इन दिनों में यदि बिजली और पानी दोनों ही उपलब्ध ना हो तो जनजीवन कितना अस्त व्यस्त और कष्टमय हो जाता है। आपसे अनुरोध है कि इस क्षेत्र के निवासियों की इस समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं तथा संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश दें। आभार सहित भवदीय सचिव नवीन साहदरा जन कल्याण। नवीन साहदरा अपना वाला स्थान का नाम लिखना है और दिनांक दे देना है। उसके बाद है फुटपाथ पर सोते लोग, विषय पर फीचर लिखिए। तो फुटपाथ पर सोते लोग महानगरों में सुबह सैर पर निकलिए। एक तरफ आप स्वास्थ्य लाभ करेंगे तो दूसरी तरफ आपको फुटपाथ पर सोते हुए लोग नजर आएंगे। महानगर जिसे विकास का आधार स्तंभ माना जाता है, वहीं पर मानव के बीच इतना अंतर है। यहाँ पर दो तरह के लोग हैं, एक उच्च वर्ग जिसके पास उद्योग सत्ता धन है, जो हर सुख भोगता है, जिसके पास बड़े बड़े भवन है तथा जो महानगर के जीवन चक्र पर प्रभावित। दूसरा वर्ग वह है जो अमीर बनने की चाह में गांव छोड़कर आता है तथा यहाँ आकर फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हो जाता है। इसका कारण उसकी सीमित आर्थिक क्षमता है। महंगाई, गरीबी आदि के कारण इन लोगों को भोजन ही मुश्किल से नसीब होता है। घर इनके लिए एक सपना होता है। इस सपने को पूरा करने के लिए अक्सर छला जाता है। यह वर्ग सरकारी नीतियों भी इस विषमता के लिए दोषी है। सरकार की तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार के मुंह में चली जाती है और गरीब सुविधाओं की बाट जोता रहता है। अगला है संचार माध्यमों में दूरदर्शन की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि दूरदर्शन समाचार वाचक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो संचार माध्यमों में दूरदर्शन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। आज दूरदर्शन जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनियों के साथ जब दूरदर्शन के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। एक दूरदर्शन समाचार वाचक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, उसकी बोली में स्पष्टता एवं विशिष्टता होनी चाहिए। उसे दृश्यों के साथ तालमेल बनाकर रखना चाहिए। समाचार वाचक को सहज होकर समाचार पढ़ने चाहिए। उसे विषयानुकूल मुख्य मुद्रा बनाना आना चाहिए। उसे समान शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना चाहिए और उसे अपने वेशभूषा पर भी ध्यान देना चाहिए। पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न है, काव्य सौंदर्य लिखना है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। भर गया है जहर से, तो इसका सीधे हम लोग चलते हैं काव्य सौंदर्य पर। प्रस्तुत पंक्तियाँ छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता गीत गाने दो मुझे से अवतरित है। यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। कवि निराला कहते हैं कि सारा संसार विषमता से भर गया है। द्वेष और ईर्ष्या का विष जन जन में व्याप्त हो गया है। विषमता के कारण लोग निराश हो गए हैं और हार मान बैठे, अर्थात जीविका खो बैठे हैं। मनुष्यता हार गई है। विषमता परिस्थितियों से संघर्ष करने के कारण लोग जीना नहीं चाहते। वे जीवन का दांव हार चुके। लोग एक दूसरे से यहाँ हो जाएगा एक दूसरे से अपरिचित की तरह देखते हैं। मनुष्य को उसकी सही पहचान नहीं मिल रही है। पारस्परिक स्नेह सौंदर्य का भाव समाप्त हो गया है। उसकी चेतना की लौ बुझ गई है। अतः कभी उस बुझी हुई लौ मतलब जीविका को पुनः जगाना चाहता है। कभी सांसारिक विषमता को दूर करने और संघर्ष करने के लिए लोगों का आह्वान करता है। कभी गीत गाकर लोगों को प्रेरणा देना चाहता है कि वे जागे और अपने तेज से पृथ्वी की बुझी हुई लौ को पुनः प्रज्वलित करें। कभी क्रांति चाहता है, विषाक्त और असंगत व्यवस्था को बदलना चाहता है। इसी में एक और है, ये इसका भी आपको काव्य सौंदर्य करना है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता गीत गाने दो मुझे से अवतरित थी। यह कविता हमारी पाठ को अंतरा भाग 2 में संकलित है। विदुर अंततः रुक गया और पलटकर युधिष्ठिर की ओर देखने लगा। ठीक उसी तरह एक दृढ़ संकल्प वाले उस व्यक्ति को सत्य की प्राप्ति हो जाती है जो लगातार सत्य का अनुगमन करता है। सभी वृक्ष के तने से टिक कर खड़े विदुर ने जैसे धर्मराज को पहचानने का प्रयास करते हुए अंतिम बार बिना पलक झपकाए एकटक दृष्टि से युधिष्ठिर को देखा और उनका तेज निकलकर युधिष्ठिर में समा गया। अंततः युधिष्ठिर उस तेज पुंज से संपन्न होकर सिर झुकाकर लौट आए, क्योंकि विदुर ने उनसे कुछ कहा नहीं, बस अपना प्रताप उन्होंने सौंप दिया। ठीक उसी प्रकार अपने दृढ़ चय के बल पर वह सत्य को भले ही प्राप्त कर ले, पर सत्य पर पहुंचकर भी हम सत्य से वार्तालाप नहीं कर पाते। सत्य विदुर की भांति अंत तक हमसे कुछ नहीं बोलता, बस उसमें से निकला
प्रकाश पुंज हम देखते हैं जो हम में विलीन हो जाता है अथवा हमारा भी अतिक्रमण कर आगे बढ़ जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो नाम क्यों बड़ा है, लेखक के विचार अपने शब्दों में लिखिए। तो नाम बड़ा है या स्वरूप, इस प्रश्न पर विचार करते हुए लेखक कहता है कि जब तक नाम रूप से पहले हाजिर ना हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है, मतलब अधूरी रह जाती है। नाम इसलिए बड़ा नहीं कि वह नाम है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मतलब सोशल सेक्शन प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान उसके समाज स्वीकृत नाम से ही होती है। नाम इसलिए रूप में बड़ा है। तुलसी ने भी कहा है, कहियत रूप नाम आधीना। लेखक के अनुसार स्वतंत्रताएं भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? तो स्वतंत्रता उत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि हमारे देश की पश्चिम में शिक्षित सत्ताधारियों ने पश्चिम में देखा देखी और उसका अंधानुकरण करते हुए जो विकास योजनाएं बनाए उसमें प्राकृतिक, मानव और संस्कृति के नाजुक संतुलन को ध्यान में नहीं रखा गया। परिणामतः हमारा पर्यावरण नष्ट हुआ और प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करते रहे। औद्योगिक विकास का यह पश्चिम आधारित मॉडल ही हमारे सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। हमारे सत्ताधारियों को विकास का नया भारतीय मॉडल बनाना चाहिए था, पश्चिम की नकल नहीं करनी चाहिए थी। अगला है, भद्रमत्र शिलालेख की क्षतिपूर्ति कैसे हुई, स्पष्ट कीजिए। तो इजायत पर गांव में भद्रमत्र का एक शिलालेख मिला था, किंतु उसे 25 रुपया देकर मजमादार साहब ने भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के लिए खरीद लिया। पर्याप्त संग्रहालय में भद्रमत्र के शिलालेख पहले से थे, अतः अधिक हानि नहीं हुई। व्यास जी ने सोचा कि हजियापुर में और भी पुरातात्विक महत्व की सामग्री मिल सकती है। यह सोचकर उन्होंने गुलजार मियाँ के यहाँ डेरा डाल दिया। उनके घर के सामने कुएं पर 4 खंभों पर परस्पर जोड़ने वाले बेंडरों में से एक बेंडरों पर ब्राही अक्षरों में लिखा था। व्यास जी ने वह बेंडर संग्रहालय के लिए निकलवा ली और इस प्रकार भद्रमत्र में शिलालेख की क्षतिपूर्ति हो गई। 5वां क्वेश्चन है कि कौरनिया का गीत में व्यक्त प्रकृति चित्रों को अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रस्तुत गीत में प्रसाद जी ने भारत की प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक महत्व का वर्णन किया है। प्रातःकाल सूर्य की प्रथम किरणें जब भारत की भूमि पर पड़ती है तब प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है। उस समय प्रकृति मधुमय दिखाई देते हैं। यहाँ दूर देशों में आने वाले व्यक्तियों को आश्रय मिलता है। यह देश सभी की शरणार्थी है। यहाँ के मनुष्य दयावान और करुणावान है तथा सभी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। यहाँ के लोग सभी को सुख पहुँचाने वाले हैं। भारत में विविध सभ्यता, संस्कृति, रंग, रूप, आचार, विचार एवं धर्म वाले प्राणियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार कवि ने इस कविता में भारत की अनेक विशेषताओं की ओर संकेत किया है। अगला है, कविता में पंचवटी के किन गुणों का उल्लेख किया गया? तो पंचवटी गुणों में दुष्टति अर्थात भगवान शिव के समान है। यहाँ रहने वाले लोगों के दुख नष्ट हो जाते हैं और छल प्रपंच भी नष्ट हो जाता है। यहाँ जो व्यक्ति निवास करते हैं वह मृत्यु की इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ सब प्रकार के सुख ही सुख है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य विलक्षण है, जिसका अवलोकन करने हेतु बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आते हैं और उनकी समाधि भंग हो जाती है। यहाँ रहने वाले व्यक्तियों को अनायास ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसे तपस्वियों साधुओं का सत्संग प्राप्त होता है। यही नहीं, यहाँ उसे मुक्ति भी अनायास से ही मिल जाती है। फिर है, बारहमासा के आधार पर नागमती की बिरहा व्याथा का चित्रण किए। तो बिरहा बाज पंछी की तरह अपने शिकार को घेरे हुए थे, उसी के चारों ओर मंडरा रहा था। जीते जी वह पंछी उस शिकारी मतलब बाज के डर से जो सूख ही रहा था वह उसे अपना शिकार बनाकर मार डालेगा। उसके बाद भी उसकी दुर्दशा करेगा, चीर फाड़ कर खा जाएगा। ठीक उसी प्रकार नागमती को लगता है कि बिरहा बाज पंछी की तरह उसे चारों ओर घेरे हुए जीते जी उसे खा रहा है, अर्थात विरह के कारण वह रात दिन दुर्बल होती जा रही है। उसे लगता है कि वह विरह अवश्य ही उसे मार डालेगा और शायद मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस पंक्ति में विरहिणी नागमती की निराशा झलक रही है। फिर है, केशव दास अथवा विद्यापति में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो साहित्यिक परिचय भाव पक्ष केशव दास की रचनाओं में उनके 3 रूप मिलते हैं, आचार्य, महाकवि और इतिहासकार। आचार्य होने के कारण वह संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति को हिंदी में लाने के लिए प्रयास
प्रयासरत रहे। उन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की। केशव ने राम कथा को लेकर काव्य रचना की है। केशव के काव्य में नाट्यता है। उनकी संवाद योजना अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली है। कला पक्ष केशव ने ब्रज भाषा में रचनाएं की। उनकी भाषा में कोमलता और माधुर्य के स्थान पर क्लिष्टता पाई जाती है। उनको रीति काल का प्रवर्तक माना जाता है। उनके काव्य में शब्दों के चमत्कार पर अधिक बल दिया गया है, अतः उनके काव्य में सहृदयता और मधुरता का अभाव है। कृतियाँ: रामचंद्र चंद्रिका राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, छंदमाला है, विज्ञान गीता है। फिर वीर सिंह देव चरित्र है, जहांगीर जस चंद्रिका है और रतन बागनी है। अब है विद्यापति। तो विद्यापति दोनों में से किसी एक पर लिखना है, तो इसको हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी घटना के कारण सूरदास की बदनामी, यहाँ ब हो जाएगा, बदनामी होती है। सूरदास की झोपड़ी अध्याय के आधार पर संक्षेप में लिखे। तो भैरव एक दुष्ट व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी सुभागी को मारता था। एक दिन सुभागी मार की डर से सूरदास की झोपड़ी में आकर छिप गई। भैरव ने उसे वहाँ देख लिया और उसने यह प्रतिवाद शुरू कर दिया कि सूरदास ने उसकी पत्नी पर डोरे डाले हैं, उसे भगाकर ले गया है, उसकी आबरू बिगाड़ी है। भैरव के इस प्रकार के आक्षेप से सूरदास की बदनामी होती है। इसी का 8वां में क्वेश्चन है, सूरदास के रुपए किसने और क्यों लिए? तो भैरव अच्छा आदमी नहीं था। वह अपनी पत्नी सुभागी को मारता पीटता था। एक बार सुभागी उसकी पिटाई से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में जाकर छिप गए। भैरव उसे मारने के लिए सूरदास की झोपड़ी में घुस आया, परंतु सूरदास ने उसे बचा लिया। तब से वह सूरदास से द्वेष करने लगा तथा सूरदास के चरित्र पर लांछन लगाने लगा। उसने सूरदास के प्रति ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उसने सूरदास की अनुपस्थिति में उसकी झोपड़ी में घुसकर बचाकर रखे हुए उसके रुपए की पोटली चुरा ली और उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। 8वां है, रूप ने भूप दादा को धक्का क्यों दिया? आरोहण अध्याय के आधार पर उत्तर संक्षिप्त में लिखे। तो रूप वर्षों पहले अपने घर से देवकुंड भाग गया था। भूप दादा उसे खोजते हुए आए थे और उसे पकड़ लिया था। वह फिर भी ना भाग जाए, यह सोचकर दादा ने उसकी कलाई कसकर पकड़ रखी थी। वे गांव लौट रहे थे। पहाड़ी रास्ते पर चलते समय उनसे छुटकारा पाने के लिए रूप ने उनको धक्का दिया था। वे संभल ना सके और फिसल गए। हाथ पकड़ा होने के कारण रूप भी उनके साथ खींच गया। वे ढलान पर लुढ़कने लगे। रास्ते में खड़े एक पेड़ के एक तरफ रूप तथा दूसरी तरफ दादा लटके हुए थे। दादा बहुत मजबूत इंसान थे। उन्होंने जैसे तैसे रूप को खींचा और ऊपर ले आए और उसका हाथ छोड़ दिया। इसी का 8वां में क्वेश्चन है, हाथीपाला का नाम हाथीपाला क्यों पड़ा? अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में अध्याय के आधार पर संक्षेप में लिखिए। तो हाथीपाला का नाम इसलिए हाथीपाला पड़ा कि कभी वहाँ की बहनें उत्तर वाली नदी को पार करने के लिए हाथी पर जाना पड़ता था। चंद्रभागा पुल के नीचे उतरा पानी रहा करता था, जितना महाराष्ट्र की चंद्रभागा नदी में है। इंदौर के बीच से निकलने और मिलने वाली ये नदियाँ कभी उसे हरा भरा और गुलजार रखती थी, लेकिन आज वे सड़े नालों में बदल गई है। तो ये थे आपके हिंदी इलेक्टिव के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है क्योंकि मैं स्कूल से बना रहा हूँ, तो यहाँ बच्चा का हल्ला उल्ला भी हो रहा है, लेकिन आपका एग्ज़ाम को देखते हुए बना रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को बढ़िया से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।